देखिए, जब हम चर्चा करते हैं, ब्रज भाषा के पास जाते हैं, तो दरअसल ब्रज कहते ही हमारे सामने कृष्ण भक्ति साहित्य का सारा काव्य जो है आंखों के आगे घूम जाता है कि नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण का संबंध ब्रज से है, मथुरा से है, और जो ब्रजमंडल का क्षेत्र है वो 84 मील का है। 84 मील की परिधि में ब्रजमंडल कहा जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ चूंकि इतने परिक्षेत्र में कहा जाता है कि ये जो ब्रज भाषा है, दरअसल इसका जो मूल क्षेत्र है वो क्या है? तो ब्रजमंडल है कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में ये जो ब्रजमंडल है या ब्रज जो क्षेत्र है, इसमें जो कौन कौन से जिले आते हैं, वो कौन कौन सा वो भाग है भौगोलिक जो कि ब्रज के अंदर आता है। तो जैसा मैंने भाषा के संदर्भ में कहा कि कोई एक निश्चित स्थान को नहीं कह सकते कि यहाँ के बाद जो ये भाषा बदल गई, ठीक है? तो जो कि 84 मील का जो एरिया है, ये होता क्या है कि उससे बाहर भी ब्रज में या ब्रजी में साहित्य जो लिखा जाता रहा। तो दरअसल जो है, जब ब्रज शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो ब्रज का जो पुराना अर्थ लिया जाता है वो किन अर्थों में लिया जाता है? ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह, ठीक है? दरअसल ब्रजमंडल में अधिकता किस बात की थी? ब्रजमंडल में चूंकि गायों की अधिकता थी, इसके लिए चारागाह हुआ करते थे। पशुपालन जो है ब्रजमंडल का प्रधान व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय था। इसके लिए कदाचित यहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती रही उसे हम ब्रजी के रूप में चिन्हित करने लगे, ठीक है? और यही जो ब्रजी है, जो यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है, वही ब्रज भाषा है, ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने सवाल इस बात का है कि वो कौन सा भौगोलिक मुख्य क्षेत्र है जहाँ की ब्रजी या ब्रज भाषा बोली जाती है। तो यहाँ हम जब जाते हैं तो दिल्ली के पास आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, एटा है, फिरोजपुर है, हाथरस है, ठीक है? ये जैसा मैंने आपसे बताया कि जो 84 मील का इलाका है वो और उसके आसपास का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा दरअसल जो है, जब ब्रजी की या ब्रजभाषा की हम चर्चा करते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश के पास जाइए तो बदायूं जिला, हरियाणा का गुड़गांव, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में भी ब्रजी बोली जाती है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि जब हम आधुनिक काल के पास जाते हैं तो यहाँ ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि जब एकदम परिधि इलाके में आइए तो बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र हमको मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ इस बात को आप जान लीजिए कि इस भाषा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि भाषा का जो क्या होता है क्रमशः विकास होता है। तो जो प्राचीन हिंदी की चर्चा चल रही थी, तो चूंकि वहां जो विकास की प्रक्रिया है वहां कहाँ आ रहा है? अपभ्रंश से आ रहा है, ठीक है? तो अपभ्रंश का जो सौरसैनी रूप है, उसका जो मध्यवर्ती केंद्रीय जो इलाका है, मध्यवर्ती रूप में जो है ब्रज भाषा का या ब्रजी का विकास हुआ है, ठीक है? तो ब्रज भाषा के अंतर्गत जो है, जब उपबोलियों के पास हम जाते हैं तो यहाँ हमें भुक्शा मिलता है, माथुरी मिलती है, अंतर्वेदी मिलती है, कन्नौजी है, बागरू है, बुंदेली है, राजस्थानी है। ये क्या इसकी बोलियां हैं? देखिए, इसके पहले मैं हिंदी की चर्चा करने के दौरान जब इतिहास की चर्चा कर रहा था तो आपसे मैंने कहा था कि लगभग समझ लीजिए कि 2,500-3 हजार बोलियों ने अपने अस्तित्व को खोया है, या ये कह लीजिए कि लगभग 2,500-3 हजार बोलियों ने किया क्या, उसका समन्वित रूप ही हमारे सामने खड़ी बोली जो है हिंदी भाषा के रूप में विकसित होकर आती है, ठीक है? तो यहाँ जो भुक्शा, अंतर्वेदी, माथुरी, बुंदेली, राजस्थानी, बागरू, कन्नौजी, ठीक है? ये इसकी जो है सीमावर्ती बोलियां कन्नौजी है, बांगरू है, बुंदेली है, राजस्थानी है, ठीक है?
तो अब ऐसे स्थिति में हमारे सामने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये शौरसैनी भाषा के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुआ है, ठीक है। तो इसके विकास का जो काल है, हम ये कह सकते हैं कि ब्रजभाषा सन 1000 के आसपास विकसित होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब जो कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके कालखंड को विभाजित कर देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम पढ़ने पढ़ाने के पास जाते हैं तो जो भाषा बोले जाने से बढ़कर के जब उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो जिस मात्रा में, जिस प्रवृत्ति में जिसकी अधिकता होगी, उस आधार पर हम क्या करेंगे, कालखंड का विभाजन कर देंगे। तो कालखंड के विभाजन के पास जाएं तो ब्रजभाषा को हम सुविधाजनक ढंग से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे आसान विभाजन जो है कालखंड का यही है। क्या होता है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। या हिंदी साहित्य के विभाजन को मत देखिएगा, यहाँ क्योंकि जब आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल आता है तो कभी कभी जो भ्रम के स्थिति में होता है, लेकिन नहीं, यहाँ ब्रज का हम विभाजन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो इसका आदिकाल है वो 1525, जो इसका मध्यकाल है 1525 से 1800 तक, ठीक है। और फिर इसका जो आधुनिक काल है 1800 से अब तक। यहां आप अपनी नजर डालिए, कहां, रीतिकाल पे, है कि नहीं। तो रीतिकाल का जो विभाजन जो हिंदी साहित्य के इतिहास में हुआ है वो कब से, 1700 से 1900 तक। और रीतिकालीन जो साहित्य लिखे गए हैं, आप ये देख लीजिए, अधिकांश किसमें लिखे गए हैं, ब्रज में लिखे गए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ क्या किया, इसका विभाजन जो 3 भागों में कर दिया, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। बोला कि शुरुआत जो है, विकास जो इसका होता है 1525 से शुरू होता है, और इसका 1525 से लेके 1800 तक ये कहते हैं कि इसका मध्यकाल है, और आधुनिक काल 1800 से लेके अब तक है। इसका आज यहाँ जो है, जो चर्चा आपसे चले, ऊपर मैंने आपसे कहा है कि ब्रजभाषा का विकास सन 1000 से, है कि नहीं। वहां क्या होता है कि शौरसैनी का जो मध्यवर्ती रूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, तो सन 1000 के आसपास से हमें जो है इसमें की रचनाएं मिलने लगी। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सन 1000 से 1525, 1525 से 1800 और 1800 से 2024 अब तक, यही ना। तो कहते हैं कि ये जो अभ्रंश से प्रभावित है और इसके सभी रूपों का समुचित विकास जो है, ये कह लीजिए तो नहीं हुआ है। हेमचंद का जो व्याकरण है, यहाँ जब हम जाते हैं तो इसमें जो क्या होता है, इसमें हमें ब्रजभाषा का पूर्व रूप जब वो सुरक्षित मिलता है, ठीक है। और ब्रजभाषा के ग्रंथों के पास जाते हैं तो प्राचीन ग्रंथों में जो संदेश राशक है, प्राकृत पैगल्लम है, अथवा ये कह लीजिए कि मध्यकाल के सूरदासों, नंददासों, नरोत्तम दासों, नाफा दासों, केशव दासों, लेकिन यहाँ आप कृष्ण भक्ति साहित्य को बड़े आराम से ले सकते हैं। और ये कह लीजिए कि यही मध्यकाल जो ब्रजभाषा के विकास का या परिनिष्ठित, शुद्ध या सशक्त काल है, ठीक है। और जहां तक जो है शब्द समूह, यहाँ जब मध्यकाल के जब पास आप पाते हैं तो जैसे आपसे चर्चा चली कि 1525 से 18, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का शासन काल किसका है। तो यहाँ शासक के रूप में मुगल है, अरबी फारसी, है कि नहीं। तो जब वह अरबी फारसी के शब्द यहाँ जो लोगों के प्रचलन में है, और खड़ी बोली के विकास में वो मुद्दा जो है, वो फैक्टर जो है बहुत जबरदस्त काम करता है। तो जब हम ब्रजभाषा के पास जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें संस्कृत के जो शब्द थे तत्सम, वो आकर के जो है तद्भव होते होता उसका तद्भव होते हुए मतलब उसका अभ्रंश रूप आ रहा है। और अरबी फारसी के शब्द भी ब्रजभाषा में खूब प्रयोग होने लगे। यही जो दरअसल हिंदी भाषा की, या ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है।
और कहते हैं कि इसका जो आधुनिक काल की जो चर्चा चलती है, तो यहाँ आपको बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब आपको पढ़ाया जाता होगा तो वहां क्या होता है कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में हिंदू स्कूल कलकत्ता, जो क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय का, जिसमें फाउंडेशन पड़ा, सदा सुखलाल वगैरह का नाम आपने सुना है, सदा सुखलाल लल्लू जी। तो कहते हैं कि यहाँ से इसका अंतिम जो काल है वो कहाँ आता है, कहते हैं लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि ऐसे रचनाकार हैं जो कि कल चर्चा करने के दौरान मैंने आपसे कहा था कि 1857 मतलब कि 18वीं सदी जो है एकदम टर्निंग पॉइंट है कि नहीं। तो वहां से ये कह लीजिए कि हमारी सारी दृष्टि बदलती है। जैसा कि आपसे चर्चा करने के दौरान बता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ब्रजभाषा के बड़े रचनाकार थे, उनकी 2 दर्जन किताबें तब तक जब ब्रज में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खड़ी बोली की पैरवी की, वो दूसरा विषय हो गया। तो कहते हैं कि अब यहाँ जो है चाहे जगन्नाथ दास रत्नाकर हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या लल्लू लाल हो, ये इसका क्या, ये परिधि काल है, मतलब कि आधुनिक काल है। इसके बाद ब्रज में रचनाएं ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी गई, आज भी लिखी जा रही है, लेकिन उसकी मात्रा जो बहुत कम है। इसके लिए जो कालखंड के दृष्टिकोण से उस पर बातें करने की अपने को बहुत जरूरत नहीं है। 3 भागों में बांट दिया, अपना काम हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, अरबी फारसी के शब्द है, तुर्की के शब्द है, और इसके अलावा जो है इस पर ब्रजभाषा पर खड़ी बोली का कुछ प्रभाव है। यहाँ ध्यान दीजिए, मध्यवर्ती सौरसेनी की बात है, खड़ी बोली के विकास के लिए यहीं पे जगह है। प्राचीन हिंदी की जो चर्चा चल रही थी आपसे, तो कहते हैं कि इसमें खड़ी बोली का कुछ प्रभाव है कि नहीं। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती रही, मेरठ के आसपास, दिल्ली के आसपास, मेरठ की छावनी में रहने वाले जो कर्मचारी थे, जो कि सत्ता और शासन की भाषा जो है वो क्या थी, वो फारसी थी उसके कामकाज के संचालन के लिए। लेकिन वो कर्मचारी जब घर आते थे तो वो जिस भाषा में बात करते थे, हिंदू जिस भाषा में बात करते थे, वो यही खड़ी बोली थी। और जो मुसलमान थे वो जिस भाषा में बात करते थे उसमें अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता थी। इसकी वजह से वो उर्दू भाषा का विकास हुआ। लेकिन ये देख लीजिए कैसे बताया ना कि विकास जो चलता है तो एकदम जब वो अपनी जड़ें फेंकता चल रहा है और वो दूसरे के लिए जो क्या करता है, अवसर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रज भाषा में अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आ गए, लेकिन इनकी संख्या कितनी, बहुत ही बराए नाम है, बहुत अल्प है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ क्या हुआ था कि जब हम आधुनिक काल के पास आते तो यहाँ अंग्रेज व्यापारी के रूप में आने तो शुरू हो गए, तो जो आज रचनाएं लिखी जा रही होंगी उसमें इनके शब्दों का जो प्रयोग मिलता होगा। तो कहते हैं कि जब मध्यकाल आता है, जैसी चर्चा आपसे चली शुरू में बातें करने के दौरान ही मैंने आपसे कहा कि रीतिकाल के साहित्य को ले लीजिए और ब्रज को ले लीजिए, एकदम आपको जो है पूरा मुख्य स्रोत मिल जाएगा। तो कहते हैं सूरदास ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, सर्वप्रिय कवि माने जाते हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं ये कह लीजिए तो भक्ति भाव में तो रंगी है ही है, लेकिन साहित्य में जो काव्य शास्त्र की चर्चा चलती है, चाहे वो छंद शास्त्र हो या भाषिक शुद्धता हो इत्यादि इत्यादि, वो जो है यहाँ मिलती है। और इसके अलावा कृष्ण भक्त अष्टछाप के जो कवि हैं, अष्टछाप के कवियों में नंददास है, परमानंद दास है, चतुर्बुद्ध दास है, कुंभन दास है। तो यहाँ अष्टछाप के कवियों में भी क्या होता है, तो उन्होंने अपनी जो रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। यहाँ तक कि ब्रज भाषा का इतना सशक्त विकास हुआ था कि ब्रजमंडल से लग करके जब हम अवध क्षेत्र में जाते हैं तो अवधी भाषा के जो सबसे बड़े कवि हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए कि हिंदी साहित्य के उनसे तो जोड़ के नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास के यहाँ भी क्या होता है, रामचरितमानस तो वो अवधी में लिखते हैं, ठीक है,
लेकिन उनकी जो कवितावली है, उनकी जो दोहावली है, उनकी जो विनय पत्रिका है, तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली में इन्होंने ब्रजभाषा का खूब प्रयोग किया। ठीक है, अब इनसे हम आगे चलते हैं। तो जैसा रीति काल के केशवदास हो, मतिराम हो, पद्माकर हो, चिंतामणि हो, देव हो, बिहारी, घनानंद, भूषण जैसे सैकड़ों कवियों की एक लंबी परंपरा मिलती है जो कि ब्रजभाषा में काव्य रचना करते हैं। और चूंकि ब्रजमंडल की व्यापकता के कारण जो है ये ब्रज क्षेत्र से बाहर भी ब्रजभाषा में खूब रचनाएं लिखी गई है। और आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन यहाँ इस बात को जानिएगा, अवधी और ब्रज के लिए मैंने कहा ये दोनों भाषाएं हैं, लेकिन आज जो है क्योंकि खड़ी बोली चलती है तो ये इसके अंतर्धारा के रूप में इसी में समाहित है। ठीक है, तो कहते हैं कि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल के प्रथम चरण में ब्रजभाषा जो काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी। आज ब्रजभाषा में काव्य रचना हो रही है। विशेषतः जो है जो कवित्व लिखे जाते हैं आज आधुनिक काल में, या सवैया लिखे जाते हैं, वो किस में लिखे जाते हैं? वो ब्रज में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह लें कि लोक साहित्य के दृष्टिकोण से और साहित्यिक दृष्टिकोण से ब्रज भाषा जो है बहुत ही संपन्न भाषा है। और हिंदी प्रदेश के बाहर अगर हम जाते हैं तो इसके जो अनेक जगहों पर, अनेक देशों में भी रचनाएं मिलती हैं। ब्रजभाषा में क्या था कि खड़ी बोली की जो आकारांत, आकारांत क्या होता है? किसी शब्द के अंत में आ का आना है कि नहीं? तो कहते हैं आकारांत के स्थान पर उकारांत शब्दों या व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत शब्दों का जो है प्रयोग होने लगा। जैसे हम ने लिखते हैं, ने, वहां नौ लिखते हैं। हम को लिखते हैं, हम को लिखते हैं, वो को लिखते हैं। हम से लिखते हैं, वो सो लिखते हैं। हम पर लिखते हैं, हम मतलब कि खड़ी बोली में हम पर लिखते हैं, वो पै लिखते हैं। इस तरीके से ये इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। और आज इसके साथ जो है जैसा मैंने कहा कि ब्रजमंडल से बोली जाने वाली ये बोली जो है आज भाषा के रूप में हमारे सामने चिन्हित भाषा, भाषा के रूप में ये हमारे सामने जानी जाती है। अब आते हैं ब्रजभाषा की ध्वनियों के पास। तो ब्रजभाषा की ध्वनियों के पास जब हम आते हैं तो जैसी चर्चा आपसे चलिए कि यहाँ ब्रजभाषा में 12 स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, आओ। ठीक है, तो इसमें आ का उदासीन रूप भी प्रयुक्त होता है। यहाँ प्रायः शब्दांत में आता है बहुअ, बढ़ा अ। ठीक है, जो उदासीन रूप की चर्चा चल रही है। ए तथा ओ के हर्ष रूप भी प्रयुक्त होते हैं। ये आपका परीक्षा में लिखने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद जो व्याकरणिक विशेषताएं, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इसको भी जान लीजिए, समय मिलेगा तो लिख दीजिएगा। कहते ब्रजभाषा की प्रवृत्ति जो है शब्दों का औकारांत होना है। हिंदी में जो शब्द आकारांत है वे ब्रजभाषा में औकारांत होते। जैसे आया, आयो, पीला, पीरो, मेरा, मेरो, अपना, अपनो, काला, कारो, खाया, खायो, है कि नहीं? उनका, उनको, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा। ऐसे ही ब्रजभाषा के जो पुल्लिंग एक वचन के शब्द के अंत में उत तथा स्त्रीलिंग एक वचन के शब्दों में ये ध्वनि आ जाती। जैसे माल, मालू, काम, कामू। ठीक है, ये क्या हो गया? पुल्लिंग एक वचन हो गया। और ऐसे रात, राती, दूर, दूर, आज, आजो, पीठ, पीठ,
नाजुक, है कि नहीं? ऐसे ब्रज भाषा में कुछ ध्वनि परिवर्तन भी हुए, ठीक है। जैसे क के पास जाते हैं, क का छ हुआ, जैसे क्यों क्यों, क का च हुआ तो क्यों का क का क्या हो गया, च्यों हो गया, ठीक है। ण का न हुआ, जैसे बाण बाण, ल का र हुआ काला, ल का र हुआ काला कारव, ठीक है। पीला पीरव, ड का र हुआ साड़ी सारी, नाड़ी नारी, न का ल हुआ नंबरदार लंबरदार, नंबर लंबर, ल का न हुआ बाल्टी बांटे, ठीक है। ऐसे ही ब्रजभाषा में स श ख, ठीक है। मतलब कि यहाँ आपसे वत्स स, मूर्धन्य स, तालव्य स के स्थान पर केवल वत्स स, जिसको आप छोटा स कहते हो, इसका ही उच्चारण होता है। जैसे श्याम श्याम, ऋष ऋषि, श्यामल सांवरो, ऋण ऋण, ठीक है। और ब्रज भाषा में व के स्थान पर म हो जाता है, जैसे गांव काम, पांव पाए, जावेंगे जाएंगे, आवेंगे आएंगे, खोजेंगे खोएंगे, यही ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं व्याकरणिक विशेषताओं के बाद। तो ये क्या हुआ, ये ध्वनि परिवर्तन हुए। व्याकरणिक विशेषताओं के पास जाते हैं तो ब्रज भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन में हाव सर्वनाम का प्रयोग होता है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रथम पुरुष, पहले ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहते हैं कि जब एक वचन के साथ जाते हैं तो यहाँ हाव सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं नहीं जाता, ठीक है, हाव ना जाते, ठीक है। आज हो गाँव चरावत जाएगा, ठीक है। ब्रजभाषा के अन्य पुरुष के सर्वनाम रूप में विशिष्ट है, जैसे वह, बू बू बुआ, गु पा क्वा, ठीक है। और ठीक ऐसे ही ब्रजभाषा में भविष्य काल की जो क्रियाएं होती हैं ग और ह प्रत्ययों के योग से बनती हैं। जैसे वह खाता होगा, बू खातू होंगे, मैं खाता हूंगा, हाउ खातू हूंगा, ठीक है। आज मैं गाय चराने जाऊंगा, आज हाउ गाय चरावन जय हो, है कि नहीं। ऐसे ही भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए ब्रजभाषा में हो, हे, ही, भई, भयो आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके बाद ब्रजभाषा में जो है जो संज्ञार्थक क्रियाएं हैं, जब हम यहाँ जाते हैं तो होता क्या है कि न और व के योग से निम्न शब्द जो है बन जाते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो जैसे जब हम जाते हैं कि न और व के योग से बनता है, जैसे देखन, चलन, कहन, देखिबो, न की जगह ब हो गया, देखिबो, चलन चलिबो, कहन कहिबो। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण के पास जब हम जाते हैं तो पता चलता है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 कहते हैं, तो वैसे 1 2 3 4 6 11 13 15 18 किरोड़ 16, है कि नहीं। और जब इसके अव्यय के पास जाते हैं, आइए दर्शन दे लीजिए, आना बहुत जरूरी है लेक्चर में। लेकिन थोड़ा लेट होगा तो मामा ऊपर नहीं, आप लोगों की वजह से पढ़ाना रुकता है, बैठा करके हमें कहना होता है बेटा नोट्स लिखो। अब एक भी रहेगा तो पढ़ा के निकल जा रहा है, ठीक है। तो ब्रजभाषा में जो है क्रिया विशेषणों के पास जाते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो है, जो काल को सूचित करता है, अबय, तबय, जबय, कबय,
आज, काल, परों, नरों, एकदम आप देख लीजिए कैसे अपभ्रंश वाला जो स्वरूप है सौसैनी का मध्यवर्ती, वो आकर के गजब का अपना पैर पसार लिया है बहुत थोड़े अंतर के द्वारा। ठीक है, स्थानवाचक के लिए या, हिया, हियन, हया, न्या, उतय, बीतय, कितय, हितय, मा, ता, का। दिशावाचक के लिए इत, उत, कित, तित, है कि नहीं? ये सब जो उसकी अवधि में भी खूब गया है। तो क्योंकि भाषा का क्या होता है, विकास होता है और यहाँ लेन देन चलता है खूब जबरदस्त जो है। तो ब्रजभाषा के प्रधान 3 रूप हैं। अभी हमने क्या किया, कालखंड में बात बांटा था, फिर उसकी बोलियों की चर्चा के पास आ जाए तो कहते हैं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, मतलब इसको जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांट दिया। तो कहते हैं पूर्वी ब्रजभाषा जो है मैनपुरी, एटा, बदायूं में बोली जाती है। केंद्रीय ब्रजभाषा जिसे आप जो पश्चिमी कह सकते हैं, ये कहा कहते हैं कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये सारा का सारा वही ब्रजमंडल वाला क्षेत्र है, उसी से लगा हुआ। और दक्षिणी ब्रजभाषा जो है वो कहाँ है, तो भरतपुर, हम कहाँ आ गए, राजस्थान में आ गए, उसी से लगा हुआ है। क्योंकि हरियाणा वाला जो भाग है वो आकर के राजस्थान से लगता है। तो यहाँ हरियाणवी की चर्चा आई थी। तो कहते हैं यहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली में जो है ये भाषा बोली जाती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि चूंकि ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना हुई है, इसके लिए भाषा शब्द से इसको संबोधित किया जाता है। बस अगर जो है ब्रज में कोई दिक्कत रहे, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका इलाका कितना है, वो सीमित है। इसकी वजह से जो हम करते क्या है कि इसे मान लेते हैं कि नहीं, ये खड़ी बोली या हिंदी का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ आपसे ये जो चर्चा चली, क्योंकि देखिए भाषा के विकास की बात होती है, तो अगर ब्रजमंडल की भाषा की बात आएगी, मध्यकाल के हिंदी साहित्य के मध्यकाल की भाषा की बात आएगी, तो वो जो है अधिकांश आपको लिखा हुआ जो मिलता है वो किसमें मिलता है, ब्रजी में ही मिलता है। सारे के सारे जो है कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं और रीतिकाल के जो कवि हैं, वो उन लोगों ने प्राय जो है किसमें लिखा है, तो ब्रज भाषा में लिखा है। इस तरीके से ब्रज भाषा का साहित्य जो है बहुत ही सशक्त साहित्य है। ब्रज भाषा का जो काव्य शास्त्र है, ये कह लीजिए कि हिंदी काव्य शास्त्र की जब चर्चा चलती है तो ब्रज भाषा में ही वो सिद्धांत लिखे हुए हैं। चूंकि वो रीतिकाल में आकर के उसकी गणना हो जाती है, इसके लिए अलग से इस बात को कहने में थोड़ी सी हिचक होती है कि नहीं? क्योंकि केशव के दास के पास जाइए, ब्रजभाषा के बड़े रचनाकार हैं, है कि नहीं? और रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, वहां जाइए तो चाहे वो सिद्ध हो, चाहे बद्ध हो, चाहे मुक्त हो, तीनों जो लिख रहे हैं उनके ऊपर असर किसका है, तो वो ब्रजभाषा की रचना है। लेकिन कालखंड का विभाजन हुआ, तो कालखंड के विभाजन में क्योंकि हम उसकी गणना जो हिंदी में करते हैं, कृष्ण भक्ति साहित्य आपके सामने आ गया, ये ब्रज में है।